हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इट वेलकम टू डेरी के थर्ड एपिसोड को। इसके पहले के एपिसोड को हमने पहले ही देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि बिना उसके आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलो बिना देरी करते हुए इस एपिसोड की बेहतरीन शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 1908 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मेले में हम एक लड़के को देखते हैं। इसी मेले में एक आदमी अपने प्रोग्राम के लिए लोगों को इनवाइट कर रहा था। यहाँ मेले में कई सारी अजीब अजीब चीजें थी। लड़का यह सब देख ही रहा था, तभी उसकी नजर दूर एक बग्गी पर बैठे एक जोकर पर पड़ती है। लड़का उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वह उस आदमी के पास चला जाता है जो अनाउंसमेंट कर रहा था। वह आदमी उस लड़के को बुलाता है और उसे अंदर जाकर वहाँ का सीन देखने के लिए कहता है। वह लड़का उसकी बात मानकर अंदर कैंप में चला जाता है। अंदर जाने पर वहाँ पर कई सारे मिरर लगे थे, कोई पियानो बजा रहा था। वहाँ पर लोग को डराने के लिए कई सारी चीजें भी थी। वह लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। वहाँ इस मेले में दो लड़कियां डांस कर रही होती हैं, जिन दोनों के पेट आपस में जुड़े हुए थे। यह देखकर उस लड़के को उल्टी आने लगती है और वह वहाँ से तुरंत ही दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। तभी वहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी हड्डियों को क्रैक कर रहा था। अचानक से वह बूढ़ा आदमी उस लड़के के सामने आ जाता है और लड़के को अपने पास बुलाता है। वह लड़का उसकी बात मानते हुए उसके पास ही जाता रहता है। वह लड़का उसका डरावना चेहरा देखकर तुरंत ही उस टेंट से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर अपने डैड से टकराता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसका नाम फ्रांसिस था। उसके डैड फ्रांसिस को एक गुलेल देते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वे दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी हम फिर से उसी मेले में उसी जोकर को देखते हैं, जो कि उन दोनों को घूर रहा था। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्रांसिस अपने डैड के साथ अपने घर के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। उसके डैड फ्रांसिस को कुछ पैसे देते हैं ताकि वह पानी खरीद कर ला सके। फ्रांसिस लड़की के पास पानी खरीदने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि उस पानी का प्राइस 5 सेंट था। फ्रांसिस अपनी गुलेल उसे दे देता है और उसके बदले पानी लाकर अपने डैड को लाकर देता है और दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डैड फ्रांसिस से पूछते हैं कि मैंने जो गुलेल तुम्हें दी थी वो कहाँ गई, लेकिन फ्रांसिस कुछ भी नहीं कहता और मुस्कुराता रहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस उस लड़की के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते भागते भागते वह एक जंगल में जा पहुँचता है। लड़की उसे रोकती लेती है, लेकिन फ्रांसिस नहीं मानता और उस घने जंगल में अकेले चला जाता है। जंगल के काफी अंदर जाने पर फ्रांसिस को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक पेड़ के पीछे फ्रांसिस को वही बूढ़ा आदमी दिखता है जिसको कि उसने मेले में देखा था। फ्रांसिस पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन वह बूढ़ा बार बार अपनी जगह बदल रहा था, जिससे कि फ्रांसिस काफी डर जाता है और तुरंत से वहाँ से भाग निकलता है। वह बूढ़ा आदमी भी दौड़ते दौड़ते अपने हाथों के बल उसके पीछे किसी जानवर की तरह पड़ जाता है और देखते देखते वह बूढ़ा आदमी बड़ा हो जाता रहा था। उसका भागते भागते उसका पैर एक जगह फंस जाता है और वह वहीं नीचे गिर जाता है। वह उस शैतान के हाथों मारा जाता, तभी वह लड़की उस गुलेल से उसके ऊपर वार करती है और फ्रांसिस को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन वह शैतान अब उन दोनों के पीछे था। जिसके बाद हम वेलकम डेरी के इंट्रो को देखते हैं। जिसके बाद हम लिली की मदर को देखते हैं, जो कि लिली को मेंटल हॉस्पिटल से लेने के लिए आई हुई थी, जहां पर डॉक्टर से बताते हैं कि उसकी हालत ठीक है, अगर फिर से उसे दौरा आता है तो फिर से उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और इधर हेड हाउस कीपिंग के साथ लिली अपनी बातें शेयर कर रही थी कि रोनी की डैड उसकी वजह से जेल गए। हाउस कीपर कहती है कि कुछ न कुछ समाधान निकल ही जाएगा, तुम परेशान मत हो। हाउस कीपर लिली से कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात पता लगे जो चाहे कितनी भी अजीब हो, लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे बताना, मैं इन सब पर जरूर विश्वास करूंगी। और वह लिली को उसका ब्रेसलेट पहनाती है। इधर हम जेल के जर्नल को देखते हैं, जहाँ पर वो हैंक से मिलने के लिए गया हुआ था। जर्नल हैंक से पूछता है कि मर्डर की रात तुम कहाँ पर थे। हैंक बताता है कि वह अपने घर पर ही था, लेकिन जर्नल कहता है कि हमें एक गवाह ने बताया कि तुम 11 बजे जैक्सन स्ट्रीट में थे और वहाँ से तुम्हारा सिगरेट भी बरामद हुआ है। और कितना झूठ बोलोगे तुम हैंक। जर्नल पूछता है कि तुमने बच्चे को मारा कैसे। हैंक कहता है कि मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा और ना ही मैं इस थिएटर के पास था। हैंक चिल्लाता रहता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन जर्नल वहाँ से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम रोनी को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर हर स्टूडेंट रोनी को घूर रहा था और उसके लॉकर पर लिखा हुआ था हैचेट हैंक्स गॉन फ्राई। यह देखकर रोनी को काफी बुरा लगता है और वह जल्दी जल्दी कर उसे मिटाने लगती और उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो जाते हैं। वो अपना हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाती है, तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है। रोनी उससे बात करने के लिए मना करती है। लिली बताती है कि मैं पुलिस वाले को सब कुछ सच बताऊंगी, मैंने उस रात को क्या देखा था। रोनी को बताती है कि वह ग्रोसरी स्टोर गई थी, उसने अपने डैड को भी देखा था, कांच की बर्नियों में बंद हुए, और उसी बात को लेकर मेरी मॉम ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो उन सबको लगता कि मैं पागल थी। लिली रोनी को बताती है कि इस बार हमने फिर से कोई अजीब चीज देखी तो हम उसकी तुरंत ही फोटो खींच लेंगे इस कैमरे में, लेकिन लिली कहती है कि इसका प्रिंट कैसे निकालेंगे ये मुझे नहीं पता।
रोनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है। इधर फुलर कर्नल को बता रहा था कि जमीन के नीचे जो गाड़ी मिली थी उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला। इस पर कर्नल कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, डिक को किसी भी तरह से उस चीज को ढूंढना होगा। कर्नल फुलर से कहता है कि जाकर तुम डिक को जल्दी से भेजो, और वो अपने डॉट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें कि फिल्स लिखा था। कर्नल रूसो को हेनलॉन और रूसो को भी बुलाने के लिए कहते हैं हवाई बेस पर। वहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं। तब कर्नल कहता है कि रूसो, हेनलॉन, तुम डिक को उस जगह ले जाना जहाँ पर वह कहे, कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, जहाँ भी वह कहे तुम वहाँ ले जाना। और कर्नल डिक को उस बॉक्स को देता है। आखिर इस बॉक्स में क्या था तो कहानी में पता लगेगा। वे सभी अपाचे से उड़ान भरते हैं। दोनों पायलट आगे से अपाचे के कमान संभाले हुए थे, पीछे डिक उस डिब्बे को लेकर बैठा हुआ था। हेनलॉन डिक से पूछता है कि जो तुमने अपने हाथ में रखा हुआ है वह क्या चीज है। तब डिक कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे ही डिक उस बॉक्स को खोलता है उसमें वही गुलेल थी जिसको कि फ्रांसिस के डैडी ने फ्रांसिस को दिया था। इसके अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस जंगल में उस लड़की के साथ भाग रहा था और भागते भागते उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। फ्रांसिस लड़की से पूछता है कि आखिर यह क्या चीज है। अब लड़की कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे, यह इस जंगल से बाहर नहीं आ सकता। फ्रांसिस पूछता है क्यों नहीं आ सकता। लड़की कहती है कि किसी को बताना मत। और तभी हम प्रेजेंट टाइम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर वह एक मीटिंग में बैठी हुई थी, क्योंकि लोग उनकी जमीनी को खोज रहे थे। यह चीज इन सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वह पौराणिक जमीन थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस लड़की को बताता है कि जो वहाँ पर गाड़ी मिली थी वह एल ब्रैंडले की थी, 1935 में जो हत्याकांड हुआ था। तभी हम डिक को देखते हैं जो कि अभी अपने होश में नहीं था, जैसे कि वह किसी दूसरी दुनिया में गया हुआ हो। हेनलॉन और रूसो से बुला रहे थे। हेनलॉन उसकी हालत देखकर बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से रिप्लाई आता है कि आप उसी रूट पर रहिए। तभी डिक की आंखें खुलती हैं और वह उठकर प्लेन के पीछे की ओर जाने लगता है। हेनलॉन उसे बुला रहा था लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही थी। डिक के चलते चलते उसका पैर पानी में चला जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है और पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। डिक एक पेनीवाइज का बैनर देखता है जिसमें कि पेनीवाइज लिखा था और नीचे उसकी फोटो भी लगी थी। और तभी वह बॉक्स खुलता है जहाँ पर अंदर से पेनीवाइज की आंखें चमक रही थी। तभी उसके सामने अजीब अजीब से इमेजिनेशन आने लगते हैं और जितने भी टॉय वहाँ पर कूड़े की तरह इकट्ठा थे वह एक एक कर नीचे गिरने लगते हैं। तभी डिक को वहाँ पर उसकी दादी माँ दिखती हैं जो कि उसे वार्न करती हैं कि वो आ रहा है, यहाँ से चले जाओ अभी। तुरंत उस दरवाजे को खोलने लगता है लेकिन वह असल में प्लेन के अंदर प्लेन के पीछे वाले हिस्से को खोल रहा था। यह देखकर हेनलॉन तुरंत ही डिक को रोकने के लिए उसके पास चला आता है और उसे किसी तरह करके होश में ले आता है। तभी कर्नल डिक से मिलने के लिए उसके पास आता है। तब डिक कर्नल को कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए, इसे अभी ही रोकना होगा और उसने हमें देख लिया। कर्नल उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसके दूसरे सीन में हम रोनी और लिली को देखते हैं जो कि विल और उसके दोस्त से मिलने के लिए कैंटीन में गए हुए थे। रोनी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फिल्म डेवलप करना आता है तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तब विल पूछता है कि आखिर क्या चीज है तो तुम सबको इतना डरा रही है। रोनी कहती है कि मैं बताऊंगी तुम विश्वास नहीं करोगे। विल कहता है कि बताओ तो पहले। वह उसे सब कुछ सच सच बताती है। तभी इसके दूसरे सीन में हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि वह भी काफी बड़ा हो चुका है और एकदम बूढ़ा हो चुका है और वह उस औरत यानी कि उस लड़की से मिलने आता है जिससे कि वह बचपन में मिला करता था। वहाँ पर उस औरत को पता लगता है कि उस खुदाई का इंचार्ज फ्रांसिस ही था। वह उसे सब के लिए मना करती है, तुम लोग ये सब गलत कर रहे हो। फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम हमें वो सारी जगह दिखाओ जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम सब कहीं ऐसे खुदाई करवा देंगे जहाँ पर डेरी जैरो को पछताना न पड़े। औरत कहती है कि मैं टाउन काउंसिल से बात करूंगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिली, रॉनी, विल और उस लड़के को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर फिल, मैटी और टेडी का सिगरेट अड्डा हुआ करता था। वे सभी मिलकर वहाँ पर प्लान बनाते हैं कि आखिर वे सभी फोटो कैसे लेंगे। तब वह लड़का बताता है कि हमें चार्ली चार्ली खेलना होगा जिससे कि भूत प्रेत आ जाएंगे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हेनलॉन के घर एक डिनर करने के लिए आया हुआ था। इधर विल, रोनी और वह बच्चा और लिली ये चारों कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर तैयारी कर रहे। वह सभी आत्मा को बुलाने के बाद चारों ओर नजर रखे हुए थे, लेकिन तभी वह लड़का जिसका नाम रिच था वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। तब लिली कहती है कि तुमने तो कहा था जब तक कुछ एक्टिविटी ना हो तब तक गोले से बाहर मत निकलना। तब रिच कहता है कि वो तो उसके अंकल ने कहते थे और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। यह बात सुनकर वे सभी वहाँ से जल्दी जल्दी कर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उससे पहले लिली और रॉनी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल रहे थे, जिसके पीछे पीछे रिच और विल भी उसकी साइकिल का पीछा कर रहे थे। लिली और रॉनी जैसे जैसे उस एग्जिट गेट के पास जाती वैसे वैसे वह एग्जिट गेट उनसे दूर होता जा रहा था। यह चीजें उन्हें अजीब लग रही थी और यह चीज विल और रिच ने भी नोटिस की। इसके बाद उनके पीछे कई सारी आत्माओं का हमला होता है। एक एक करके वे सभी की फोटोज लेने लगते हैं। ये सभी वही आत्माएं थी जिसको कि पहले मारा जा चुका है। फिल,
टेडी, सूजी और ऐसे ही कई सारी आत्माएं एक एक करके सभी लोग कैमरा उठाकर फोटोज के खींच रहे थे। वह फोटो खींचने के बाद कई सारी वहाँ से आखिरकार निकल ही जाते हैं, लेकिन विल अभी अंदर ही था। विल को तभी वहाँ पर अंदर एक परछाई दिखाई देती है और वह उसका पीछा करते हुए उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर वह कुछ अजीब चीज देखता है और तुरंत उसकी फोटो ले लेता है। इसके बाद एक बार तो सब सन्नाटा हो जाता है। इधर रॉनी, विल और रिच तीनों विल का वेट कर रहे थे। अभी विल की टॉर्च की लाइट दिखाई देती है और आखिरकार विल वहाँ पर आ जाता है। वह गिरते पड़ते किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं और तुरंत ही अपनी स्कूल की फोटोग्राफी लैब में जाते हैं, जहाँ पर वह उस रील को निकाल कर उस फोटो को तैयार करते हैं। हर फोटो में अलग अलग भूत था, लेकिन एक फोटो में उनको साइड में पेनीवाइज भी दिखाई देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में।